हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं क्रिटिकल कार्डियक यूनिट में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और हार्ट पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ। मैंने अपना एक ये नया चैनल स्टार्ट किया है, इसका नाम है हेल्दी हार्ट फॉर यू। एंड इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन मकसद है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना हार्ट डिजीज़ के लिए और उसके बचाव के उपायों के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो ये सेशन है मेनली आज हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है? एक्चुअली जो हमारा हार्ट है उसकी अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है, जैसे और सारे ऑर्गन्स की भी ब्लड सप्लाई होती है वैसे ही हार्ट की भी ब्लड सप्लाई होती है। तो जब हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकती है तो उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कभी एंजाइना पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी चलने में सांस फूलने लग जाती है। ये सब बीमारियां हैं, इनको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर रखते हैं। तो आज जो हमारा मेन मकसद है इस सेशन के लिए वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से बचाव के जो कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसके बारे में डिस्कस करना। जैसे कि अभी इस वक्त आप लोग सब मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन में हैं। वाई दिस लॉकडाउन इज़ एट प्रेजेंट? दिस लॉकडाउन इज़ मेनली टू प्रिवेंट कोरोना, राइट? इस वक्त जो पूरा जो वर्ल्ड है एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है कोरोना। और उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी निकाली है जिसको कि लॉकडाउन बोल रहे हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग सब घर पे ही रह रहे हैं। बट ये कोरोना का इलाज तो नहीं है ना? तो हमारा मेन मोटिव इस वक्त क्या है? कोरोना से बचना। सिमिलरली हम हार्ट डिजीज़ से भी बच सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ से बचा जा सके। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से बचना मुमकिन है, या उसको हम एटलीस्ट कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती क्यों है ना, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। और दूसरा, हमें ये भी अपने अंदर एक चीज़ आनी चाहिए कि मैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से बचना चाहता हूँ। तभी आप उन सब कारणों से दूर रहने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ठीक है? तो मेनली जो रिस्क फैक्टर्स हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ होने के, वो साइंटिफिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड वन इज़ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिनमें चेंजेस करके हम हार्ट डिजीज़ होने को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, या हो सकता है हमें हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं। और एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता हो तो हम ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए कि अगर हम में वो रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है एज। हमें सभी को पता है कि ओल्ड एज लोगों में ही हार्ट प्रॉब्लम मेनली होती है। तो विद इंक्रीजिंग एज आप में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यंग लोगों में जनरली हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50। नाउ इट इज़ आई विल टेल इट 50, बट हाँ 60 के बाद हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, ठीक है? यंग लोगों में भी रेयरली हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इवन 23 साल के इंसान को भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है 23 साल की उम्र में, जनरली नहीं होती है। और अगर होती है तो हमें और बीमारियों के बारे में सोचना चाहिए कि उनको हार्ट प्रॉब्लम क्यों हुई, जिनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हुई होगी। अदरवाइज़ जो भगवान ने जिस तरह का हमारा हार्ट बनाया है उसमें 23 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जनरली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होती है। मतलब जो हमारा खून का प्रवाह है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसको, वो जनरली कम एज में नहीं होता है, वो ज़्यादा एज में ही होता है। तो फर्स्ट इट इज़ एज। सेकेंड, इफ़ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द सेकेंड रिस्क फैक्टर, देन इट इज़ जेंडर। यस,
मेल्स में जनरली हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस फीमेल्स से ज़्यादा होते हैं, बट टिल वॉट एज, टिल द एज ऑफ 45-50, मतलब जब फीमेल्स में मीनोपॉज आता है, टिल दैट टाइम ओनली जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो मेल्स में होने के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज़ जो हमारे हार्मोन्स हैं फीमेल्स में वो जनरली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की तरह काम करते हैं। बट स्टिल मैंने पेशेंट्स देखे हैं यंग एज में भी, फीमेल्स को देखे हैं 30-35 की एज में भी कभी कभी किसी फीमेल में हार्ट अटैक आता है। वी हैव सीन दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो पूरी तरह से अवॉइडेबल नहीं है, पूरी तरह से ऐसा है नहीं कि यंग एज की फीमेल्स को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जनरली चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा इन रेगुलर आपको ऐसे पेशेंट्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब मेरे फैमिली में, मेरे पेरेंट्स में या फर्स्ट सिबलिंग्स में या फैमिली में और किसी मेंबर को अगर यंग एज में हार्ट अटैक हुआ हो, यंग हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं, मतलब लेस देन 50 की एज में अगर हार्ट अटैक हुआ है, तो जेनेटिकली आप प्रोन हैं हार्ट अटैक होने के। तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, जिससे कि पता चले कि मतलब आपको हार्ट प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है ना। तो इस तरह से जो मेनली जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, 3 रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज़ एज, सेकेंड इज जेनेटिक्स एंड थर्ड इज जेंडर। और इन तीनों के बारे में ही हम खास कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। यस, इस जगह पे हम कुछ कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को भी हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स एंड सेकंड इज़ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स। तो आई विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? यस, ये हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ये हमारे जो लाइफस्टाइल, जो हमने चेंजेस लाए हैं, जो गलत चेंजेस लाइफस्टाइल में कर लिए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, वो कारण है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ इम्प्रॉपर डाइट। अगर हम फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे अंदर ये हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, rather than having good kind of foods like fruits, like green leafy vegetables. They all are good food. Okay, we will discuss in detail about diet in next session, but today I'm just telling you that if you are you consume bad kind of food, then you are having more chances of having heart problem. So one is improper diet. Second is the most important factor, that is smoking. If you smoke any kind of product, either cigarette or BD or tobacco, if you use, then they all causes coronary artery disease, and you are on very high risk for developing coronary artery disease. I have seen young patients in the age of 20-22, they had severe heart attacks, एंड समटाइम्स हम उन्हें बचा पाते हैं, समटाइम्स हम उन्हें बचा भी नहीं पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे हैं। तो जो स्मोकिंग है दैट इज़ वेरी बैड फॉर हार्ट, एक्चुअली इट इज़ वेरी बैड फॉर ओवरऑल हेल्थ, है ना। तो स्मोकर्स में देयर आर मच हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। थर्ड इज़ अल्कोहल. So if you consume alcohol on the regular basis, then you are on the higher risk of developing heart diseases. Fourth is sedentary lifestyle. Actually जितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, उतना ही हमारी लाइफस्टाइल जो है वो sedentary होती जा रही है। इवन जब से ये ऑनलाइन सारा सब स्टार्ट हुआ है, हम और भी ज़्यादा sedentary लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड तो मैक्सिमम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ही जी रहे हैं फ़िलहाल। तो ये सब अच्छा नहीं है हार्ट के लिए। इट कैन ऑल कॉज coronary heart diseases, so it is not good. Sedentary lifestyle is not good at all for heart. You have to consume calories whatever you are eating,
whatever kind of food you are eating, at least you have to consume calories. So your calorie consumption is always should be more than what is your calorie intake. Please remember this method. Whatever food you are eating, at least consume it with any physical activity. So sedentary lifestyle is not good at all for coronary heart disease. You can have coronary heart disease before you should have. Next is stress. Yes, today we all have some kind of stress. I am not saying कि हम लोगों को स्ट्रेस होता नहीं है, हर चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस किसी किसी को होता ही है, बट अगर वो स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाइटी अगर आप लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, इवन लाइफस्टाइल को लेकर के भी अगर आपको स्ट्रेस है, तो ये सब कारण बनते हैं आपको हार्ट डिजीज़ होने के. सो प्लीज़ अवॉइड स्ट्रेस. अपने आप को ईज़ आउट करने की कोशिश करिए किसी भी तरीके से. ये सब हमने अभी बात की लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स के बारे में. नेक्स्ट इज़ बायोकेमिकल रिस्क फैक्टर और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, मतलब जो डिजीज़ हैं जिनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाइपरटेंशन. अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो अगर आपको हाइपरटेंशन हो चुका है किसी भी वजह से, तो ट्राई टू कंट्रोल इट. अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार हाइपरटेंशन हो चुका है तो मैं ये बोल दूँ कि नहीं आपको हाइपरटेंशन नहीं है. ऐसा काफ़ी लोग क्योंकि हमारे पास आते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, बट दे थिंक कि भैया मुझे तो हाइपरटेंशन नहीं है. ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू आर हैविंग हाइपरटेंशन देन यू आर हैविंग हाइपरटेंशन एंड प्लीज़ टेक मेडिसिन्स फॉर दैट. नहीं तो जब आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन रहता है परसिस्टेंटली, तो वो आपकी बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स पैदा करता है. इसलिए हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल नहीं है तो यू आर ऑन द हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग coronary heart disease. Next is diabetes. Diabetes again a major risk factor. If you are diabetic, definitely you are on the very high risk of developing heart disease. डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है. आपका डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत पहले हार्ट डिजीज़ हो जाएगी. और हमने ये देखा है इंडियन सिनेरियो में, तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को है. इसलिए इंडियंस में एक्चुअली हार्ट डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल डायबिटीज़. Please try to control your diabetes with medicines, with diet, with exercise, whatever. But please control. If you are having diabetes, be focused on the treatment. Avoid मत करिए, इंसुलिन लेना अवॉइड मत करिए प्लीज़. नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ metabolic X syndrome. Yes, metabolic X syndrome is includes multiple diseases, and finally it can cause heart disease in the earlier age. So today we have discussed about the risk factors of coronary artery diseases in brief. In next sessions we will discuss about them in details along with the symptoms of coronary artery diseases and about the various health checkups. Thank you for watching me. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Take care.